फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर इन लाइट ऑफ श्री अरबिंदो। भारतीय शासन प्रणाली यानी कि इंडियन पॉलिटी, इसकी चर्चा श्री अरबिंदो ने अपना एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ द रेनेसांस इन इंडिया एंड द अदर एसेज ऑन इंडियन कल्चर के अंदर की है। उसको आज हम देखेंगे। इंडियन पॉलिटी, इस अध्याय के अंदर श्री अरबिंदो ने मोटे तौर पे बिंदु पर चर्चा की है, उसको आज हम संक्षिप्त में देखेंगे। श्री अरबिंदो शुरुआत करते हैं ए फॉल्स व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारत की राजनीतिक अक्षमता की झूठी कहानी के बारे में श्री अरबिंदो बताते हैं। द पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली सिस्टम, भारत की प्रारंभिक राजनीतिक प्रणाली को। बाद में हम देखेंगे द इंडियन रिपब्लिकन स्टेट्स एंड इंडियन मोनार्ची, गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय राज्य विकास धारा को भी देखेंगे। और इसके बाद भारतीय राजतंत्रात्मक राज्य का स्वरूप और राजा का कर्तव्य, तो हम पैराग्राफ वाइज संक्षिप्त में देखेंगे। श्री अरबिंदो कहते हैं कि भारत की राजनीतिक अक्षमता की झूठी कहानी उसकी ऐतिहासिक विकास धारा को गलत दृष्टि से देखने और राष्ट्र के प्राचीन भूतकाल का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण उत्पन्न हुई है। पैरा 1 में श्री अरबिंदो कहते हैं कि जब हम भारतीय संस्कृति के समग्र स्वरूप तथा उसके सभी अंगों का अवलोकन करते हैं तो भारतीय सभ्यता की महानता प्रकट हो जाती है और यह भी मालूम पड़ता है कि भारतीय सभ्यता उन 6 महान महत्तम सभ्यताओं में से एक है जिनका इतिवृत्त हमें आज भी उपलब्ध है। परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो मन और आत्मा के विषयों में तो भारत की उपलब्धि की महानता को स्वीकार करेंगे, फिर भी यह कहेंगे कि भारतीय संस्कृति जीवन का सफल या प्रगतिशील संगठन करने में समर्थ नहीं हुई। पैरा 2 में श्री अरबिंदो कहते हैं, आज का आधुनिक सुशिक्षित मनुष्य जीवन संबंधी और यांत्रिक प्रगति में बाह्य जीवन को मन और आत्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदान करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि उच्चतम ऊंचाइयों की ओर नहीं देख सकती। श्री अरबिंदो का मानना है कि आंतरिक सत्ता अर्थात मन और आत्मा को उन्नत और विशाल बनाने के साथ उसकी बाह्य सत्ता अर्थात राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन भी स्वस्थ और प्रगतिशील होना चाहिए, जो सामूहिक पूर्णता और सुरक्षा प्रदान करे। अदरवाइज इफ अ कल्चर डज नॉट सर्व दिस एंड्स देन देयर इज evidently a defect somewhere, either in its essential conception or its wholeness or in its application. पैरा 3 में श्री अरबिंदो कहते हैं कि भारतीय समाज का आंतर और बाह्य जीवन उच्चतम आदर्शों के द्वारा संचालित होता था। उसकी सामाजिक व्यवस्था अजेय और सुदृढ़ थी। एक असाधारण ऊर्जा उसकी जीवनी शक्ति में कार्य कर रही थी। पैरा 5 में श्री अरबिंदो बतलाते हैं कि प्राचीन भारत में शासन प्रणाली का संबंध सामान्यतः आर्य जातियों के प्राचीन इतिहास के साथ संबंध रखता है। समय समय पर स्थान परिवर्तन के कारण आरंभ में प्रादेशिक आधारित नहीं परंतु कुल प्रणाली आधारित व्यवस्था बनी थी। जन साधारण सामुदायिक विचार विमर्श के लिए, यज्ञ पूजा के लिए या युद्ध के सैन्य दल के रूप में
एक सभा के रूप में एकत्रित होते थे, जिसे विष यानी कि सभा के नाम से जाना जाता था। राजा उस सभा का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि होता था। यज्ञादि कार्य के लिए कर्मकांड के जानने वाले ब्राह्मण समाज बना। इसी तरह शुरू शुरू में सहज स्वाभाविक सामाजिक संगठन पूरा आर्यव्रत में व्यापक रूप से प्रचलित बना। पैरा 6 में श्री अरबिंदो कहते हैं कि वंशानुगत राजतंत्र का प्रादुर्भाव का भी आरंभ हो गया। एक शक्तिशाली शासक और छात्र वर्ग उत्पन्न हो गया, परंतु धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रधानता चालू रही। भारत में ब्राह्मणों का प्रभाव सर्वोपरि हो गया था, फिर भी राजसत्ता पर अपना अधिकार कभी नहीं जमाया या नहीं जमा सके। पैरा 7 में श्री अरबिंदो कहते हैं, बीच में कुछ समय ऐसा भी आया जब ऋषि का एक विशिष्ट और असाधारण स्थान राज्य में था। कभी कभी वह राजा का धर्मगुरु भी होता था। ऋषियों का कार्य था आदर्श धर्म और उसके व्यवहारिक अर्थ की खोज करना, उसकी व्याख्या करना, लोगों के जीवन को आध्यात्मिक और धार्मिक भाव पर प्रतिष्ठित करना। पैरा 8 इसमें श्री अरबिंदो कहते हैं कि प्राचीन प्रणाली का राजनीतिक विकास भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ। धीरे धीरे शासन प्रणाली अधिकाधिक जटिल होती गई और राजा का प्रभुत्व क्रमशः बढ़ता गया और अंत में राजतंत्रात्मक प्रणाली ने सार्वभौम रूप ग्रहण कर लिया। साथ साथ गणतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ और राजा कार्य संचालक अध्यक्ष बना, कभी वंशानुगत तो कभी निर्वाचित। राजतंत्रात्मक तथा प्रजातंत्रात्मक शासन में उलट फेर भी होता रहा। पैरा 9 में श्री अरबिंदो समझाते हैं कि गणराज्य अपने स्वतंत्र आभ्यंतरिक जीवन तथा अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित रखने पर से संतुष्ट रहे, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के बाद एकीकरण आवश्यक है यह महसूस हुआ, परंतु अपने आप में शक्तिशाली होते हुए भी संगठन के लिए कुछ भी न कर सके। आगे पैरा 10 में श्री अरबिंदो कहते हैं, अन्य देशों की भांति भारत में भी राजतंत्रात्मक राज्य प्रणाली ही उन्नत होती गई। राजा को दैवी शक्ति या प्रतिनिधि और धर्म का रक्षक माना जाता था, परंतु राजा सीमाबद्ध या संवैधानिक राजा होता था। पैरा 11 में श्री अरबिंदो कहते हैं, राजा से भी बड़ा राजा था धर्म। राजा तो धर्म का केवल संरक्षक, परिचालक और सेवक होता था। धर्म का अनुसरण करने के लिए राजा सबसे पहले बाध्य था। कानून बनाने की शक्ति भी राजा के पास नहीं थी। राजा जनता का धर्माध्यक्ष भी न बन सकता था। धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन लाने के लिए मंत्राणा परिषद में विभिन्न धर्मों के व्याख्याकारों में शास्त्रार्थ के लिए व्यवस्था थी तथा उसके परिपाक को सबको स्वीकार करना पड़ता था। साधारणतः भारत की राजनीतिक प्रणाली में धार्मिक अत्याचार और असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं था, जो अन्य कुछ देशों के इतिहास में सामान्य रूप में पाया जाता था। राजपद की पवित्रता और मान मर्यादा के लिए राजा बाध्य था। यदि राजा धर्म के मार्ग से भटक जाए तो प्रजा उसका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं थी। मनुस्मृति में मनु ने तो यहां तक व्यवस्था दी थी कि अन्यायी और अत्याचारी राजा को
पागल कुत्ते की तरह मार डालना प्रजा का कर्तव्य हो जाता है। राजतंत्रीय प्रणाली भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का केवल एकमात्र अंग था, लेकिन अनिवार्य अंग नहीं था। यह सामाजिक व्यवस्था के पीछे प्रजातंत्र का अस्तित्व था। उसको समझने में चूक होती है तो हम भारतीय राष्ट्रतंत्र के वास्तविक सिद्धांत को और उसकी कार्य पद्धति को जरा भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व को समझना होगा, तभी हमको भारत की संपूर्ण शासन प्रणाली की संपूर्ण रचना के मूल स्वरूप का सूत्र प्राप्त हो सकता है। अस्तु।